सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय पृष्ठ रसायन, और आज हम बात करने वाले हैं कोलाइड विलयन के एक नए गुणधर्म की, जिसका नाम है स्कंदन या फिर अवक्षेपण। आज हम पढ़ेंगे स्कंदन के बारे में, या जिसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं कि एक्चुअली में कोलाइडों के किस तरीके के हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले कभी आपने देखा होगा, अगर आपको मौका मिला होगा, जब आप नदी और समुद्र के संपर्क स्थल पर गए होंगे। नदी और समुद्र का मतलब संपर्क स्थल, जैसे गंगा सागर। कहते हैं कि कोलकाता में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, जहां गंगा और जो है समुद्र का मिलन होता है, वहां बहुत ही भारी जो है मेले का आयोजन होता है। तो वहां पे देखने को क्या मिलता है कि एक जब गंगा नदी समुद्र में मिल रही होती है, तो एक्चुअली में वो दो पार्ट में बट जाती है। दो पार्ट में जो है बट जाती है। कहाँ से? समुद्र से। यानी समुद्र से मिलने से पहले, अगर ये हमारा समुद्र है, तो ये जो नदी है ये एक्चुअली में दो भागों में प्रवाहित हो गई, और सेंटर का जो पॉइंट था वो कुछ डेल्टा आकार का जो है, इसे डेल्टा का निर्माण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? डेल्टा का निर्माण। अब ये डेल्टा क्यों बनता है? किसकी वजह से? स्कंदन की वजह से। कैसे? आने वाले समय में हम समझेंगे। चलिए अगला उदाहरण हम देखें। जब आपको चोट लग जाती है, जब आपको चोट लग जाती है और आपका जब खून का स्त्राव होने लगता है, बहने लगता है, तो उस दौरान डॉक्टर आपके जख्म पर फिटकरी रगड़ना शुरू कर देते हैं। फिटकरी का रगड़ना, यानी जिस चोट वाले स्थान पर जहां पे आपका खून निकल रहा है, वहां पे क्या करते हैं डॉक्टर? फिटकरी रगड़ने लगते हैं, और कहते हैं फिटकरी रगड़ने से क्या होगा? खून का थक्का जम जाएगा। खून का थक्का जम जाएगा। अब ये खून का थक्का जमना, ये भी किससे रिलेटेड है? स्कंदन। कैसे? आने वाले समय अभी हम जानेंगे। इसके अतिरिक्त जब आपके पास, आपने प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, अगर आपके पास फिटकरी है, अगर आपके पास फिटकरी है और आपने जो है गंदा पानी यूज कर लिया, गंदा पानी वही धूल मिट्टियों से भरा हुआ पानी, यदि इस फिटकरी को आपने उस गंदे पानी में डाल के पानी को काफी देर तक हिला के रख दिया, और हिलाने के पश्चात थोड़ी देर बाद आप देखते क्या है कि जो गंदगियां होती है वो नीचे जाके बैठ जाती हैं, और ऊपर साफ पानी स्थित हो जाता है। अब फिटकरी के द्वारा गंदे पानी को साफ करने की प्रक्रिया भी किसके अंतर्गत आती है? स्कंदन के अंतर्गत आती है। ये भी आप इससे देख सकते हैं। अगला हम जो उदाहरण देने जा रहे हैं, उस उदाहरण में आपको जैसे हम बताएं कि कभी आपने नाम सुना होगा कि कृत्रिम वर्षा भी कराई जाती है। क्या कराई जाती है? कृत्रिम वर्षा। अभी कृत्रिम वर्षा कैसे कराई जाती है, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि क्या करते हैं कि वायुयानों के द्वारा जब बादलों में कौन सी गैस? शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं, माफ करिएगा मैंने गैस बोल दिया, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड या सिल्वर आयोडाइड को प्रवाहित किया जाता है, तो वहां जो है कृत्रिम वर्षा होने लगती है। अभी कृत्रिम वर्षा कैसे होती है, उसका भी क्या रीजन है? स्कंदन। ये हम इसके माध्यम से समझेंगे। तो ये स्कंदन है क्या, ये अवक्षेपण है क्या? अगर इसको समझें कि ये क्या है, स्कंदन या अवक्षेपण क्या है, तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक घटना पढ़ी होगी जिसमें हमने कोलाइडों के निर्माण करने की विधि एक पढ़ी थी, जिसका नाम था पेप्टीकरण। पेप्टीकरण। ये जो स्कंदन है वो पेप्टीकरण का विलोम है या व्युत्क्रम है। अब पेप्टीकरण में क्या था? पेप्टीकरण में था कि जो अपना ताजा अवक्षेप था,
जो अपना ताजा अवक्षेप था, जब उसमें हमने क्या मिलाया था, पानी मिलाया था, और बाहर से उसी के जैसा कोई हमने क्या मिलाया था, वैद्युत अपघट्य मिलाया था। और वैद्युत अपघट्य मिला के इसे जब हमने हिलाया था, तो इसके बड़े बड़े कण किसमें बदल गए थे, छोटे छोटे कण में बदल गए थे। और कणों का साइज कहां से कहां तक आ गया था, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच आ गया था। यानी ये क्या बन गए थे, कोलाइड बन गए थे। अब जस्ट इसका अपोजिट करना है। यहाँ पे क्या था कि जो कोलाइड था, जो अगर हम इसको एज अ रिएक्शन के माने, तो ये जो कोलाइड का जो भी फार्मूला था, इस फार्मूले से रिलेट करता हुआ ही हम वैद्युत अपघट्य यूज करते थे। यानी ये वैद्युत अपघट्य कैसा होता था, सम आयन होता था। किसका, उस ताजा अवक्षेप का कैसा होता था, सम आयन होता था। अगर इसके रिएक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे आपको कई रिएक्शन दे सकते हैं, जैसे FeOH का होल थ्राइज। अगर इसको अवक्षेपित कराना है तो FeCl3 यूज ले लीजिए। आपको FeOH का होल थ्राइज और Fe ट्रिपल प्लस प्लस 3Cl माइनस, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कोलाइड। ये क्या हो जाएगा, कोलाइड। और ये हो जाएगा हमारा परिक्षेपण माध्यम में जाने वाला आयन, या फिर इसके चारों ओर कवर करने वाला आयन। एक रिएक्शन ये FeOH का होल थ्राइज Cl3 का। एक रिएक्शन अगर मैं कहूं AgI को आप जो है AgCl से रिएक्ट कराएं, तो AgI को AgCl से रिएक्ट कराने पर आपका AgI Ag प्लस का जो है क्या मिल जाएगा, कोलाइड मिल जाएगा। एक तो ये सबको अपव्यक्तीकरण ही है, ताजा अवक्षेप को वैद्युत अपघट्य मिलाने पर, समान वैद्युत अपघट्य मिलाने पर। AgI में HI मिला देते हैं। AgI में HI मिलाने से क्या हो जाएगा, AgI और I माइनस का कोलाइड प्राप्त हो जाएगा। किसका, या फिर KI मिला देते हैं तो K प्लस का हमें जो है अतिरिक्त मिलेगा। इसके अतिरिक्त AH2S3 में H2S अगर मिला दें, AH2S3 में अगर H2S मिला दें तो AH2S3 और S डबल माइनस का हमें क्या मिल जाएगा, कोलाइड मिल जाएगा। तो ये जो जितने भी उदाहरण है, ये तो है किसका, अपव्यक्तीकरण का। ये पेप्टिकरण ऐसे हुआ कि ये जो बड़े बड़े कणों के आकार के जो कोलाइड थे, ये कोलाइड थे, इन्हीं के समान जैसा कोई कोलाइड इनके चारों ओर कवर कर लेता है। जैसे मैंने कहा कि कौन सा उदाहरण मैं दे रहा हूं, FeOH का होल थ्राइज अगर कोलाइड है तो Fe ट्रिपल प्लस इसके चारों ओर जो है आके घेर लेगा और इसे तोड़ेगा छोटे छोटे टुकड़ों में, और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा तो इसका रेंज किसके बीच में आ जाएगा, कोलाइडों के बीच में आ जाएगा। हालांकि इनके भी चारों तरफ जो है वो धनावेशित उपस्थित अभी भी होगा, तो ये बड़े कणों का छोटे कणों में टूटना पेप्टिकरण कहलाया। अब हमें क्या करना है कि छोटे कणों का बड़े कणों में जुड़ जाना क्या कहलाएगा, स्कंदन कहलाएगा। यानी कि ये कैसे आपस में जुड़ जाए और बड़ा कण बन जाए। अब इस छोटे कणों को आपस में जुड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, इनके इस धनावेशित या जो भी आयन का जो परत है उसे कैसे भी हटाना होगा। क्यों, क्योंकि जब जब ये कण एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो इनमें समान आवेश उपस्थित होने के कारण, जैसे इस पे भी धन है तो इस पे भी धनावेशित उपस्थित होने के कारण एक प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण के फलस्वरूप ये जो है मिल नहीं पाते, जुड़ नहीं पाते। अब ऐसा क्या किया जाए कि ये धनावेशित जो है आयन हट जाए। अगर ये हट गया तो छोटे छोटे कण वापस अपने आपस में संघनित हो जाएंगे, संघनित होकर एक बड़े कण का निर्माण करेगा और पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन बड़े कणों को अपने निचले स्तर पर खींच के बैठा देगा, और यह घटना हमारी क्या कहलाएगी, स्कंदन कहलाएगी। तो यहाँ का सीधा सीधा तात्पर्य क्या निकला, तात्पर्य निकला कि जो भी कोलाइड है उस पर आवेश का हट जाना, पहला केस, उस पर आवेश का हट जाना। अगर कैसे भी हमने आवेश हटा दिया तो क्या होगा, छोटे छोटे कोलाइड कण आपस में
संघनित होकर अवक्षेप का निर्माण कर लेते हैं। अवक्षेप का निर्माण कर लेते हैं। यह घटना क्या कहलाती है? स्कंदन कहलाती है। यानी दो केस है, इसका हमें डिफिनीशन बनाने के लिए। तीसरा, हम अगर इसको कहें कि भाई ये नंबर 2 था, ये नंबर 3 था, नंबर 1 आपको ऐड करना होगा कि किसी वैद्युत अपघट्य को मिलाने पर, किसी वैद्युत अपघट्य को मिलाने पर, ये कब होगा? जब हम वैद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो क्या होगा? कोलाइड से के चारों तरफ फैला आवेश हट जाएगा। फिर क्या होगा? छोटे छोटे कोलाइड कण आपस में संघनित होकर अवक्षेप का निर्माण कर लेंगे। यही घटना क्या कहलाएगी? स्कंदन कहलाएगी। परिभाषा हमारा क्या बना? बहुत ही इजी परिभाषा बन गया कि जब किसी कोलाइड विलयन में कोई वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो उस कोलाइड के चारों ओर फैला आवेश हट जाता है। आवेश हट जाने के कारण छोटे छोटे कोलाइड के कण आपस में संघनित होकर अवक्षेप का निर्माण कर लेते हैं। यही घटना स्कंदन या अवक्षेपण कहलाती है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम बता देंगे। इसके अलावा अथवा एक छोटा सा डिफिनीशन बनता है कि कोलाइडों का संघनित होकर अवक्षेप का निर्माण करना क्या कहलाता है? अवक्षेपण कहलाता है। अवक्षेपण, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? स्कंदन कहलाता है। ये हो गया हमारा डिफिनीशन। यानी शॉर्ट डिफिनेशन, कोलाइडों का संघनित होकर अवक्षेप का निर्माण करना स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। बहुत ही सिंपल तरीका। अब ये किसी भी प्रकार हो, चाहे वो वैद्युत अपघट्य मिलाने पर हो, चाहे वो जो है क्या कहते हैं विपरीत आवेश के कोलाइडों को मिलाने पर हो, चाहे वो जो है वैद्युत कण संचलन के माध्यम से हो, चाहे अपोहन के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, अगर अवक्षेप का निर्माण कर रहा है तो वही घटना हमारा क्या कहलाएगा? स्कंदन कहलाएगा। ये बात आपको समझने की जरूरत है। चलिए, ये तो हो गया कि स्कंदन के बारे में हमने डिफिनीशन तक पहुंच गए। स्कंदन के हमने उदाहरण देख ली कि इससे पहले कौन कौन से डेल्टा का बनना, रक्त का थक्का जमना, गंदे पानी का साफ होना और कृत्रिम वर्षा होना, ये सब स्कंदन के उदाहरण आ सकते हैं। कैसे होंगे अभी हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हम जाने कि कोलाइड, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है कि कोलाइड क्या कोलाइड आवेशित होते हैं? प्रश्न है। तो हाँ, कोलाइड आवेशित होते हैं। जब तक इन कोलाइडों के चारों तरफ कोई धनावेश या ऋणावेश की परत नहीं आ जाएगी, तब तक ये कोलाइड कण नहीं तो अवक्षेप का निर्माण कर लेंगे। वो धनावेश या ऋणावेश का परत आना ही इन्हें अवक्षेप होने से रोके रखता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोलाइड हमारे आवेशित होते हैं। दूसरा सवाल आता है कि क्या कोलाइड विलयन आवेशित होते हैं? जैसे हमने कहा कि कोलाइड आवेशित होते हैं। निश्चित तौर पर जब AgI रहेगा तो उसके चारों तरफ I का परत बनेगा, तभी AgI दूसरे AgI के साथ अवक्षेप का निर्माण नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त हम कौन सा उदाहरण देख सकते हैं? FeOH का होल थ्राइस के चारों तरफ Fe++ का परत बनना, ये भी कोलाइड का उदाहरण। तो धनावेशित ऋणावेशित दोनों के उदाहरण हमने दिखा दिए। सवाल उठता है क्या कोलाइड विलयन आवेशित होते हैं? तो मैं कहूंगा नहीं, कोलाइड विलयन क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। कैसे? कि अगर हम AgI में KI मिला रहे हैं तो ध्यान रहे जितना I उस पर जाएगा, कहाँ जाएगा? परिक्षेपित प्रावस्था। क्या बनाएगा? परिक्षेपित प्रावस्था। तो उतना ही आवेश का K+ कहाँ चला जाएगा? परिक्षेपण माध्यम में।
यानी उतना ही आवेश का K प्लस कहाँ चला जाएगा, परिक्षेपण माध्यम में। ये परिक्षेपण माध्यम में उतने ही आवेश होंगे जितने आवेश उसके जो है परिक्षेपित प्रावस्था के चारों ओर फैले होंगे। और ये जो हमारा संपूर्ण घटना है यही हमारा विलयन होता है, कोलाइड विलयन होता है। और वो कोलाइड विलयन कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ रखनी होगी। तो ये टॉपिक भी हमने इस टॉपिक के साथ क्लियर कर लिया कि किस तरीके से होता है। अब आ जाते हैं कि एक्चुअली में स्कंदन होता कैसे, असल में स्कंदन होता कैसे। तो चलिए, स्कंदन के लिए हमने बता दिया कि वो समस्त घटनाएं अवक्षेप का निर्माण करना, अवक्षेप का निर्माण करना क्या कहलाएगा, स्कंदन कहलाएगा। चलिए, कौन कौन से टॉपिक से हम स्कंदित कर सकते हैं, कोलाइडों को अवक्षेपित कर सकते हैं। तो नंबर 1 हमने बताया कौन सा, जैसे वैद्युत कण संचलन द्वारा, वैद्युत कण संचलन द्वारा। आपने देखा हुआ है कि जब हमने वैद्युत कण संचलन का गुणधर्म बताया था तो उसमें ये यू आकार का जो है प्लेट हमने बनाया था। एक प्लेट हमारा क्या हो गया था, कैथोड यानी माइनस, और एक प्लेट हमारा क्या हो गया था, एनोड यानी प्लस। अब जो भी, अब यहां से हमने वही पुराना अपना जो है, इसके बाद हमने एक यहीं से हमने जो है प्रवाहित किया। तो जो भी हमने कोलाइड भरा हुआ था, यदि वो धनावेशित था तो वो कहाँ जाता, कैथोड की तरफ जाता। यदि वो ऋण आवेशित था तो कहाँ जाता, एनोड की तरफ जाता। और एनोड या कैथोड पर जाके जमने लगता यानी अवक्षेपित होने लगता। अवक्षेपित होना ही तो हमारा क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। यानी वैद्युत कण संचलन का उदाहरण भी हमारा एक टाइप का क्या है, स्कंदन। दूसरा कहते हैं कौन सा, अपोहन, यानी अधिक मात्रा में अपोहन कर देना, अधिक मात्रा में अपोहन कर देना। अब जैसे मैंने कहा कि भाई आप एक अर्धपारगम झिल्ली का वो लीजिए और इसके अंदर कोई भी कोलाइड भर दीजिए। मैंने कहा कि कौन सा कोलाइड भर देते हैं, Ag प्लस का जो है क्या भर देते हैं, कोलाइड भर देते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, हम क्या यहां से क्या करते हैं, जल प्रवाहित करते हैं और यहां से जल का क्या करते हैं, निकास होता है, इसमें जल रहता है। और इसके अंदर Ag प्लस और Cl माइनस की क्या होती है, अशुद्धियां होती हैं। जैसे ही अपोहन द्वारा ये Cl माइनस बाहर निकलेगा, Ag प्लस बाहर निकलेगा और बार बार जल होगा, जल बाहर निकलता रहेगा। लेकिन क्या करें, अगर अधिक मात्रा में हमने अपोहन कर दिया तो इसके चारों ओर जो Ag प्लस फैला है वो भी कहाँ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर वो भी बाहर निकल गया, सपोज करिए अगर वह भी बाहर निकल गया तो बचेगा क्या, AgI, जो कि आवेश रहित हो जाएगा। और AgI और दूसरे AgI से क्या कर लेगा, जुड़ लेगा। इसीलिए अधिक मात्रा में भी अपोहन करना गलत साबित हो सकता है। अगर आपको स्कंदित करना है तो अधिक मात्रा में आप अपोहन कर दीजिए, जिससे AgI के चारों तरफ फैला हुआ आवेश भी क्या हो जाए, बाहर निकल जाए और वो AgI जो है अवक्षेपित हो जाए। तो ये घटना था, अधिक मात्रा में अपोहन करने से भी जो है क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। तीसरा, अगर हम कहें कि विपरीत आवेश के कोलाइडों का मिलना भी क्या कहलाता है, स्कंदन या अवक्षेपण हो सकता है। कैसे, जैसे मैंने कहा कि AgI के चारों तरफ Ag प्लस है, ये एक कोलाइड है जिसे हम क्या कहेंगे, धनावेशित कोलाइड है। अब इस धनावेशित कोलाइड को किसी ऋणावेशित कोलाइड के संपर्क में रख दिया जाए, ये हमारा क्या है, ऋणावेशित कोलाइड है। अब इस धनावेशित कोलाइड को और इस ऋणावेशित कोलाइड के, जो कि दोनों एक दूसरे के विपरीत आवेश के हैं, अगर इन्हें मिला दिया जाए तो असल में 3AgI का अवक्षेप बना लेगा। क्यों, क्योंकि Ag प्लस I माइनस के साथ AgI बना लेगा, एक AgI ये, एक AgI ये। अब आवेश रहा नहीं इस पे, सभी अणुएं आपस में एकत्रित होकर क्या बना लेंगे, अवक्षेप बना लेंगे। ये घटना भी हमारी क्या होगी, विपरीत आवेश की कोलाइडों के मिलने से भी स्कंदन हो जाएगा। और नंबर 4 आता है वैद्युत अपघट्य मिलान। कोई भी उदाहरण, मैं क्यों AgI का ही उदाहरण हूं, AS2S3
यस, डबल माइनस का हम उदाहरण लेते हैं। हमने कहा कि भाई वैद्युत अपघट्ट मिलाकर हम जो है क्या कर सकते हैं, इसको जो है उदासीन कर सकते हैं, यानी कि इसका जो है स्कंदन हम कर सकते हैं। मान लेते हैं हमने इसमें क्या मिला दिया, NaCl मिला दिया, या फिर हमने मान लेते हैं इसमें क्या मिला दिया जो है Al2SO4 का Al2, या फिर Al2SO4 का होल थ्राइस मिला दिया। चलिए, अब इससे क्या होगा कि ये जो इस हमें देखिए क्या है कि वैद्युत अपघट्ट मिलाने का उद्देश्य है कि वैद्युत अपघट्ट आसानी से क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते, मतलब आवेशित हो जाते हैं। तो उस वैद्युत अपघट्ट का जो भी धन पार्ट है, जैसे ये हमारा ऋणावेशित कोलाइड है, तो हमारा क्या आ जाए, धनावेशित, या फिर हमारा कौन आ जाए, या फिर हमारा कौन आ जाए, H+। ये सभी लोग अगर जैसे जो भी आ जाएं, जैसे Na+ भी आ गया, तो ये Na क्या करेगा, इस आवेश के साथ Na2S का निर्माण करेगा, और Na2S के निर्माण होने से ये क्या हो जाएगा, AH2S3 प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से आवेश हट गया, आवेश तात्पर्य है कि आवेश हट गया एक बार, तो वो क्या कर लेगा, अवक्षेप बना लेगा, अवक्षेपित हो जाएगा, और हमारा जो है ये स्कंदन हो जाएगा। अब इसके ये तो हमारे 4 टॉपिक थे कि स्कंदन किस किस माध्यम से हो सकता है, ये आपने जान लिया। वैद्युत कण संचलन, अधिक मात्रा में अपवहन, विपरीत आवेश के कोलाइड से मिलने से, और वैद्युत अपघट्ट मिलाकर हम स्कंदन या अवक्षेपण कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि चलिए सर, जो शुरू में आपने उदाहरण बताए थे उसे समझा दीजिए। नंबर 1 उदाहरण हमने बताया था कि नदियों का डेल्टा बनना, डेल्टा का निर्माण। असल में क्या होता है कि जो नदी होती है, ये अगर नदी है, तो इस नदियों में क्या उपस्थित होता है, रेत, कंकड़, मिट्टी, बालू। रेत, कंकड़, मिट्टी, बालू असल में किस अवस्था में होते हैं, कोलाइड अवस्था में होते हैं, क्योंकि जल के द्वारा पूरी तरह से घुले हुए होते हैं, मिट्टी होते हैं। जैसे ही समुद्र आता है, समुद्र की बात करें, तो समुद्र यानी NaCl का प्रचुर मात्रा NaCl, जैसे ही नदियां इसके संपर्क में आती हैं, सपोज करिए, और इस जगह पर कोलाइड कण और NaCl आपस में मिलने लगेंगे, और कोलाइड कण और NaCl आपस में मिलने लगने के कारण क्या होगा, कोलाइडों का यानी रेत, कंकड़, मिट्टी, बालू का जमावड़ा लग जाएगा, और ये जमावड़ा इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि एक बढ़ते बढ़ते इस नदी को अपने आप 2 भागों में डिवाइड होना ही होगा, 2 भागों में डिवाइड होना ही होगा, और इस पोजीशन पर हमारा क्या होगा, डेल्टा का निर्माण हो जाएगा। और ये डेल्टा कई हजार लाखों वर्षों से बढ़ते चले आ रहा है। आज हम देख रहे हैं ये बहुत बड़ा हो चुका है, और आने वाले समय में भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि NaCl और जल का मिलना लगा ही हुआ है। तो ये तरीका है क्या, डेल्टा का निर्माण होना। किस वजह से, धूल, कंकड़, मिट्टी, बालू जैसे कोलाइड NaCl के संपर्क में आते हैं और अवक्षेप का निर्माण कर लेता है, इसलिए जो है डेल्टा बन जाता है। तो ये तो था हमारा डेल्टा का निर्माण। अगला हमने कौन सा बताया था उदाहरण, जैसे कि रक्त का थक्का जमना। क्या, रक्त का थक्का जमना। अब असल में होता क्या है कि रक्त में एक एल्बुमिनाइड नाम का कोलाइड होता है, कोलाइड ऋणावेशित होता है। कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। अब रक्त में एल्बुमिनाइड नाम का जो ऋणावेशित कण होता है या कोलाइड होता है, उसके संपर्क में अगर हमने Al++ ला दिया, एल्युमिनियम का धनावेश पार्ट ला दिया, यानी कि ये क्या है, फिटकरी। फिटकरी से हमें क्या मिला, Al++। अब ये Al++ एल्बुमिनाइड के ऋणावेशित कोलाइड से ऋणावेश को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। ऋणावेश को उदासीन करने से बचेगा क्या, एल्बुमिन। क्या बचेगा, उदासीन एल्बुमिन। अब ये उदासीन एल्बुमिन के कई कण आपस में एकत्रित होकर क्या कर देते हैं, थक्का का निर्माण कर देते हैं, और इस तरीके से रक्त का थक्का जम जाता है। क्या लगाने से, फिटकरी लगाने से, या कोई भी वैद्युत अपघट्ट लगाने से। तो ये तो दूसरा उदाहरण था।
तीसरा हमने क्या उदाहरण बताया था, तो वही फिटकरी और गंदे पानी में धूल मिट्टी कण जैसे कोलाइड है, और फिटकरी में K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये फिटकरी का फार्मूला होता है। तो इसमें Al ट्रिपल प्लस है ही ना, Al ट्रिपल प्लस के ही कारण Al ट्रिपल प्लस के ही कारण गंदे पानी में जो गंदगियां कोलाइड के रूप में उपस्थित है, वो आपस में संपर्क होकर क्या बना लेते हैं, जो है अवक्षेप का निर्माण कर लेती है और नीचे बैठ जाता है। ये तीसरा उदाहरण था हमारा कि फिटकरी के द्वारा कैसे जो है गंदे पानी को साफ किया जाए। चौथा उदाहरण क्या है हमारा, चौथा उदाहरण है हमारा कृत्रिम वर्षा। वैसे आपको मैं बताऊं कि जो प्राकृतिक या प्राकृतिक रूप से वर्षा होती है वो भी एक तरह की, जैसे क्या होता है कि जब यहाँ से जल वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है, तो इस वायुमंडल में उपस्थित जो गैस होते हैं उनको भी लेके जाता है। मतलब कि गैस जो गैस में धूल है, भाई हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन कमरे में जब प्रकाश गुजरता है तो मैंने बता के रखा हुआ है कि उसमें छोटे छोटे कोलाइड कण तैरते हुए नजर आते हैं हमें प्रकाश में। यानी जो है कौन सी घटना के अंतर्गत, टिंडल प्रभाव के अंतर्गत। तो जब जलवाष्प ऊपर जा रहा होता है बादल बनने, तो जो धूल के कण है उन्हें कोलाइडों के साथ भी ऊपर चला जाता है। अब कोलाइड और जल आपस में कौन सा एरोसॉल बनाते हैं, एरोसॉल का निर्माण बनाते हैं, यानी गैस और जो है लिक्विड का एरोसॉल बनाते हैं। अब वो ऊपर चला गया, अब वो एक प्रकार से आवेशित हो चुका है। अब उसी के संपर्क में जब दूसरा बादल नजदीक आता है, तो विपरीत आवेश के जो है बादल आपस में संपर्क करने के कारण ये क्या होता है, आवेश का हटना और छोटे छोटे बूंदों का क्या करना है, जमावड़ा लगने लगता है। और छोटे छोटे बूंद किसमें एकत्रित हो जाते हैं, बड़े बूंद में एकत्रित हो जाते हैं। अब जब बड़ा बूंद हो चुका है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, और अपनी तरफ खींच लेने से हमें बरसात का अनुभव होता है, यानी बारिश होने लगती है। इसी को हम कहते हैं कि बरसात हो रही है। लेकिन ये कैसा है, प्राकृतिक रूप से है। जब तक विपरीत आवेश के बादल आपस में संपर्क में नहीं आएंगे, और ये घटना हमें बरसात के समय में ही देखने को मिलती है, इसीलिए बरसात होता है। अब कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हम क्यों इंतजार करें कि बादल का विपरीत आवेश आए। इससे अच्छा है कि हम ऐसे रसायन का प्रयोग करें जो उस बादल को ऑलरेडी आवेशित कर दे, यानी जो है उदासीन कर दे, आवेश उसका हटा दे। कौन कौन से रसायन का प्रयोग कर लेते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग अगर हम कर ले, या फिर सिल्वर आयोडाइड का अगर हम प्रयोग कर लें, तो उस केस में इन पर उपस्थित आवेश हट जाता है, छोटे छोटे बूंद बड़े बूंद का निर्माण कर लेते हैं, और कृत्रिम रूप से हम बारिश करा सकते हैं। तो ये उदाहरण था कृत्रिम रूप से बारिश कराने का। चलिए, एक तो ये हो गया। अब इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं, यानी अगली टॉपिक आती है हमारी हार्डी सुलजे का नियम। पूरा स्कंदन, पूरा अवक्षेपण हम लोग अच्छे से समझ ही चुके हैं। हमने समझा कि कैसे जो है स्कंदन होता है। स्कंदन होने के लिए क्या करना होगा, जो भी कोलाइड का आवेश है उसे क्या करना होगा, हटाना होगा। उसको क्या करना होगा, हटाना होगा। कोलाइड का आवेश हटाना होगा। अब कोलाइड का आवेश हटेगा तो जो कोलाइड बनेंगे वो एक दूसरे से संघनित होने लगेंगे, और संघनित होकर जो है अवक्षेपित होने लगेंगे, अवक्षेप का निर्माण करने लगेंगे। तो जो हार्डी सुलजे थे वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि कैसे स्कंदन होता है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो वैद्युत अपघट्य हम मिलाते हैं, जैसे कोलाइड में हमने क्या मिलाया, वैद्युत अपघट्य अगर हमने मिला दिया तो कोलाइड का आवेश हट जाएगा। कोलाइड या तो धनावेशित होगा या तो ऋणावेशित होगा, ये ध्यान रखें, या तो धनावेशित होगा या तो ऋणावेशित होगा। तो हार्डी सुलजे कहते हैं कि कोलाइडों के स्कंदन में
वैद्युत अपघट्य जो मिलाए गए या फिर स्कंदन में मिलाए गए वैद्युत अपघट्य का वह आयन प्रभावी होता है जो कोलाइड के आयन का विपरीत हो। कोलाइडों के स्कंदन में मिलाए गए वैद्युत अपघट्य का वह आयन प्रभावी होता है जो कोलाइडों के आयन के क्या हो, विपरीत हो। जैसे कोलाइड अगर धनावेशित है तो वैद्युत अपघट्य का ऋणावेशित प्रभावी होगा। अगर कोलाइड ऋणावेशित है तो वैद्युत अपघट्य का कौन प्रभावी होगा, धनावेशित। जैसे अगर मैं कहूं कि जो है FeOH का होल थ्राइज Fe3+, अगर इसमें मैं NaCl मिलाऊं तो वैद्युत अपघट्य के मिलाने से अवक्षेपण तो होगा, लेकिन NaCl का कौन सा आयन प्रभावी होगा, तो आपको बताना होगा Cl-। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोलाइड कैसा है, धनावेशित है, तो धनावेशित का जो अपोजिट होगा वही क्या होगा, प्रभावी होगा। ये बात उन्होंने पहले नियम में अपना बताया कि हार्डी सुलझेगा। और दूसरा नियम इन्होंने क्या बताया, विपरीत आवेशों में भी वे आयन अधिक प्रभावी होते हैं जिनकी संयोजकता अधिक होती है। संयोजकता अधिक होने का मतलब उसमें चार्जेस, उसके जो चार्जेस हैं वो अधिक हो। जैसे अगर हमारा कोई जो है ऋणावेशित कोलाइड है तो उसके लिए हम कौन कौन से वैद्युत अपघट्य इस्तेमाल कर सकते हैं, धनावेशित वाले, यानी धनायन भाग। तो धनायन भाग में Al++ सबसे अधिक प्रभावी होगा, उसके बाद Mg++ होगा, उसके बाद Na+ होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस पर सबसे अधिक चार्ज होगा वही सबसे अधिक प्रभावी भी होगा। अगर हमारा धनावेशित कोलाइड है तो सबसे अधिक प्रभावी होगा PO4 उसके बाद प्रभावी होगा SO4 और उसके बाद प्रभावी होगा Cl-। यानी कि दो नियम बताएं कि कोलाइड में तो कोलाइड का जो आयन होगा उसके विपरीत वैद्युत अपघट्य का आयन ही प्रभावी होगा, और उसमें भी वो आयन सबसे अधिक प्रभावी होगा जिसमें सबसे ज्यादा संयोजकता पाई जाएगी। तो ये तो था आपका जो है हार्डी सुलझे का नियम। अब एक छोटा सा हेडिंग आता है, ऊर्णन मान। किसे कहते हैं, ऊर्णन मान। ये ऊर्णन मान हम समझ लेते हैं, उसके बाद ये हमारा टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो किसी कोलाइड को अवक्षेपित करने के लिए प्रभावी वैद्युत अपघट्य के मिलाए गई प्रभावी वैद्युत अपघट्य की वह मिलाई गई न्यूनतम मात्रा, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम मात्रा जो कोलाइडों का आसानी से स्कंदन कर देती है, ऊर्णन मान कहलाती है। अब देखिए कोई निश्चित और निर्धारित तो नहीं है, लेकिन हम ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं 100 ml का कोई हमारा कोलाइड विलयन है जिसमें हम NaCl मिलाकर क्या करना चाहते हैं, स्कंदित करना चाहते हैं, अवक्षेपित करना चाहते हैं। तो उस 100 ml विलयन कोलाइड को पूरी तरीके से स्कंदित करने के लिए NaCl का कितना न्यूनतम मात्रा लगेगा, वही न्यूनतम मात्रा क्या कहलाएगा, ऊर्णन मान कहलाएगा। ये न्यूनतम मात्रा ही क्या कहलाएगा, ऊर्णन मान कहलाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया
तो अच्छे से पढ़ाई करें और जो है हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।